दोस्तों नमस्कार। इस सरकार की लगाम किसके हाथ में है? यह सरकार किसके इशारों पर चल रही है? इस सरकार को दिशा कौन देता है? या फिर पहली बार सरकार इतनी बिखर चुकी है कि किसी को नहीं पता अगले पल जो निर्णय लेना है उससे कहीं सरकार खतरे में ना आ जाए। नौकरशाही का अलग रुख है, पुलिस का अलग रुख है, जांच एजेंसियों की खामोशी है। इस दौर में जांच करने वाले अधिकारी सक पकाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर एक अजीबोगरीब चुप्पी सी है और इन सब के बीच, इस देश के बीच में संसद मार्ग पर थाने के बाहर इस देश के विपक्ष का नेता अगर 7 घंटे बैठ जाता है और 7 घंटे तक बैठाने के बाद जिन बातों का वो जिक्र कर रहा है उस पर सरकार झुक जाती है, तो मसला यह नहीं है कि 7 घंटे लगे। इस दौर में बड़ी बात यह है कि 7 घंटे क्यों लगाए गए। जो काम पहले मिनट हो सकता था उसके लिए 7 घंटे का वक्त क्यों लिया गया? और अगर 7 घंटे का वक्त ले ही लिया गया तो फिर क्या आर पार की लड़ाई शुरू हो जाती? एक ऐसी परिस्थिति वाकई इस देश को देखने को मिल जाती जिसमें गवर्नेंस कहीं भीतर से खोखली तो नहीं हो गई। यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है और शायद इस वक्त यही सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली के संसद मार्ग पर थाना, वहां पर डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर और उसके बाहर बैठे राहुल गांधी। दोपहर के 11:30-12 बजे के बीच वो घर से निकलते हैं। उनके साथ साहिल, जिसे पैलेट गन की गोलियां लगी हैं, उन गोलियों को बक्से में बंद करके, जी बक्से का मतलब यह है एक छोटा सा बक्सा बंद करके, हाथों में एम्स की रिपोर्ट लेकर कि इसके शरीर में कितने बैलेट गन हैं और उसका असर कितना भयावह हो सकता है, आंखों तक की रोशनी जा सकती है, यह मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। और इस देश के भीतर उसी की शिकायत करने के लिए कोई थाने पहुंच जाए और जो एफआईआर पहले मिनट में हो सकती थी उसको जारी करने में 7 घंटे का वक्त क्यों लग गया? जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें धारा 118 है, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करके चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित यह धारा 118 है। दूसरी धारा लगाई गई है 125, जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला यह कार्य है। यह कार्य किसने किया? ऐसी स्थिति लेकर कौन आया? जो लेकर आया उसको आदेश किसने दिया था? जिसने आदेश दिया था क्या इसीलिए वो खामोश हो गया है? या फिर नौकरशाही और सत्ता बंट गई है? इस बार भी होम सेक्रेटरी ने लंबे वक्त तक खामोशी क्यों बरती? वह कोई दिशा निर्देश अपने तौर पर क्यों नहीं दे पा रहे थे? दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले गए थे 20 तारीख से ठीक पहले और चंद घंटों के बाद जंतर मंतर इस देश ने देख लिया। उन्होंने भी खामोशी क्यों बरत ली? और इन सबके बीच वक्त और सुई की घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और गृह मंत्री किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या सिर्फ यही बात थी कि दोषी किसे ठहराया जाए तो अज्ञात लिख दिया गया, या फिर एनालिसिस होने लगा था गृह मंत्रालय के भीतर बैठकर? तब तो इस देश के भीतर हर जगह से छात्र थानों में पहुंचेंगे और कहेंगे हमें यहां पर पिटाई हुई, इस तरीके से हमला हुआ, अब आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। इन एफआईआर की तादाद भी सैकड़ों में हो सकती है, जी नहीं, एनालिसिस है कि यह हजारों में हो सकती है और शहर दर शहर ऐसी परिस्थिति आएगी, तब आप क्या करेंगे? किसी समझदार ने फोन किया, समझाया एफआईआर दर्ज करना नागरिक का अधिकार है, वो जाए, और पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करना उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। और उसके बाद की जो जांच की प्रक्रिया है वो जांच की प्रक्रिया को लेकर आप अदालत जा सकते हैं और अदालत में तो बकायदा एक कमेटी बना दी गई है। तो फिर ऐसे में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? इस टेलीफोन ने ऊपर से नीचे तक हर किसी के दिमाग की बत्ती जला दी। यह टेलीफोन कौन कर रहा था? यह कॉल किसके पास आया था? और इस दौर में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो, वो चाहे गृह होम सेक्रेटरी हो, चाहे होम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, नौकरशाही की पूरी टीम हो, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के भीतर बैठे हुए जो बड़े बड़े पुलिसकर्मी थे उनके भी होश फाख्ता करें तो क्या करें?
जो मैसेज 3 निकल कर आ गए, उस मैसेज ने एक लाइन में बता दिया कि दरअसल यह सरकार डरी हुई है। दरअसल यह सरकार डर के अब कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। उसे नहीं पता है कि इसके बाद क्या होगा, और इस डरी और सहमी सरकार के शीर्ष पर उनका संवाद इस दौर में पूरे तरीके से गायब हो चला है। यानी इस देश के प्रधानमंत्री या कहें पीएमओ, जो संपर्क और जो ताल्लुकात पहले रखे जाते थे, इस दौर में कट से गए हैं। होम मिनिस्ट्री और पीएमओ के भीतर भी क्या परिस्थितियां नाजुक हो गई है, कोई सीधे बात कर नहीं पा रहा है। और राहुल गांधी जो करने निकले, एक घायल छात्र को लेकर पहुंचे थे एफआईआर दर्ज कराने, और इस दौर में बीजेपी ने अपनी टीम उतार दी। तमाम केंद्रीय मंत्री और शीर्ष नेता सामने आकर कहने लगे यह सब कुछ नाटक है, यह नाटक और नौटंकी है, इसलिए क्योंकि वंदे मातरम का खेल है। और ना जाने क्या क्या, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हर बार सामने बोलने आने के लिए तैयार, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, एक लंबी कतार है जो बीजेपी के नेताओं के जरिए निकल कर आई। लेकिन यह मामला तो दिल्ली पुलिस का है, गृह मंत्रालय से कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? दरअसल असल नब्ज यहीं पर अटकी हुई है। राहुल गांधी इस नब्ज को बाखूबी जानते हैं, और उन्होंने इसीलिए अंदर जब वो शामिल थे, जो संवाद बना रहे थे पुलिस वालों से, खुले तौर पर मैसेज पहले क्षण ही उन्होंने दे दिया एफआईआर दर्ज होगी, और नहीं दर्ज होगी तो 6 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, 6 रातें लगे, 12 रातें लगे, हम यहीं पर बैठ जाएंगे। और वो कुर्सी से उतरकर अगर जमीन पर चादर बिठाकर बैठ जाते, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो अगला सवाल यह भी होता, यही वो मिट्टी है जहां पर हमारा खून सना हुआ है, यही वो मिट्टी है जिसकी आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और वंदे मातरम गीत बना, यही वो मिट्टी है जिस पर बैठकर अब एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति आजाद भारत में आ जाएगी। ये सारे सवाल तैयार थे। सरकार घबराने लगी, उसे समझ में आने लगा कि दरअसल परिस्थितियां नाजुक हो चली है। नौकरशाहों का मंत्र शुरू हुआ, पीएमओ के भीतर हलचल बढ़ी, होम मंत्रालय से संबंध ताल्लुकात बनाए गए, और उसके बाद कहा गया ठीक है, कौन आरोपी है उस जगह पर अज्ञात लिख देते हैं। और यह तो तय है किसी पुलिस वाले ने ही पैलेट गन चलाया है, यह भी तय है वो पुलिस वाला अपने तौर पर निर्णय नहीं ले सकता है, यह भी तय है कि वो निर्णय कहां से आया होगा, यह भी तय है कि दरअसल वह जहां से निर्णय आया है वहां पर भी एक सहमति नहीं है। नौकरशाही का रुख अलग है, मंत्री का रुख अलग है, और इस दौर में सहमति असहमति के बीच बड़ा सवाल यह हो चला है, गृह मंत्री की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। वह भी टकटकी लगाकर पीएमओ की तरफ देख रहे हैं, और नौकरशाही किस परसेप्शन और किस नैरेटिव को डेवलप करती है उसकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है। यानी निर्णय कोई नहीं 7 घंटे तक सिर्फ एक एफआईआर को दर्ज कराने को लेकर नहीं ले पाया। यह इस सरकार की मौजूदा वक्त की एक ऐसी परिस्थिति है जिसका खामियाजा पूरी सरकार को, पूरी बीजेपी को, और जो उनके ऊपर जिन जिन ने जो जो स्टेक लगाया हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को खड़ा कर दीजिए, मीडिया को खड़ा कर दीजिए, नौकरशाही को खड़ा कर दीजिए, सुरक्षा कर्मियों को खड़ा कर दीजिए, सब हैरत में है। कल तक एक निर्णय आता था, फैसला हो जाता था, आज कोई निर्णय लेने की स्थिति में क्यों नहीं है। और बकायदा राहुल गांधी पहुंचे, क्या बोल रहे थे जब वो कमरों में गए, और जो बाहर निकलकर उन्होंने कहा और बताया, देख लीजिए, सब कुछ सबूत हमारे पास। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको, एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं,
आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास चल रहे हैं। तो क्या सरकार लड़खड़ाने लगी है? सरकार में कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं है? या फिर जो पिरामिड गवर्नेंस को लेकर बनाया गया उसके शीर्ष पर अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उनसे ठीक नीचे गृहमंत्री अमित शाह हैं और उसके बाद एक लंबा वैक्यूम है। उस वैक्यूम के भीतर कोई भी कुछ कहे, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वो जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हो, वह कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी वरिष्ठ मंत्री हो, कोई मायने नहीं रखता है। और इस दौर में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर पीएमओ ने खामोशी बरती है। पीएमओ लड़ाई लड़ रहा है उस सोशल मीडिया से जिस सोशल मीडिया के भीतर उनका पूरा मुखौटा उतार के जेनजी ने रख दिया है और इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठाने वाले सवालों को लेकर अब वो जब सामने खड़ा हो गया है तो पीएमओ में इस बात को लेकर चिंतन मनन है कि अब सोशल मीडिया पर लड़ाई कैसे लड़ी जाए, मंत्रिमंडल उस सोशल मीडिया के अनुकूल कैसे बनाया जाए। लेकिन कितनी भी तस्वीरें हो जो आपके 12 बरस की ट्रेनिंग होती है, आखिर में वही काम आती है, उससे आगे आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि एट पार देखने वाले लोग को आपने जोड़ा नहीं। इसलिए आपको पता ही नहीं था कि राहुल गांधी के साथ पहले मिनट में कैसे पेश आना चाहिए था, जो सब कुछ एक लिहाज से शांत कर देता। इस देश के भीतर तो हैबियस कॉर्पस तक है, सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है। कोई अगर लापता हो जाए तो हैबियस कॉर्पस के तहत कहा जाता है उसको पेश किया जाए, सामने लाया जाए। यहां तो व्यक्ति घायल होकर रिपोर्ट लेकर खुद ही आया था और जब खुद आया और उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं, तो फिर इसके मतलब है कि जो अहंकार है, जो आपके भीतर का गुरूर है, वो आपको अभी भी लग रहा है कि दरअसल सब कुछ ठीक है। और इसका एक दूसरा नजारा सुबह सवेरे राजस्थान जयपुर में नजर आया। जयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर रामपुरा कंवरपुरा गांव है। वहां पर एक जर्जर इमारत है। उस जर्जर इमारत में बकायदा एक स्लिप भी चस्पा कर दी गई है कि यह जर्जर इमारत है, यहां मत घुसेंगे, लेकिन बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाता है। और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ गुंडे सरीखे हमले हो गए। वो गुंडे कौन थे? चेतावनी दे डाली गई सीजीपी की तरफ से, 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं, मोहलत इतनी ही है, इसके बाद हम सभी यहां पर जमा हो जाएंगे। और हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि तबेलों में स्कूल नहीं चलना चाहिए और उसके लिए आप हमला करा रहे हैं। हमले की तस्वीर भी भयावह है। यह ठीक वैसे ही है कि निर्णय लेगा कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री लेंगे, जयपुर के पुलिस कमिश्नर लेंगे, कौन लेगा निर्णय? और निर्णय के तार अगर इस देश की राजनीतिक सत्ता को डिगा चुके हैं तब वो क्या करेगा? यह ना निर्णय ले पाने की परिस्थितियों में जो अभी तक पीएमओ और एचएम के बीच यानी होम मिनिस्ट्री के बीच दो ताल्लुकात थे और यह माना जा रहा था कि नैरेटिव परसेप्शन पीएमओ बनाएगा, नकेल होम मिनिस्ट्री कसेगी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ही कटघरे में है क्योंकि जो एफआईआर है उसके अज्ञात का मतलब पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी को निर्देश देने वाला है। और इसी बात का जिक्र राहुल गांधी खुलकर आज बाहर जब आए, जब एफआईआर शाम में दर्ज हो गई तो उन्होंने कहा यह फोन दरअसल होम मिनिस्ट्री का है। वह होम मिनिस्टर हो, वो होम सेक्रेटरी हो, लेकिन तार धीरे धीरे उस नैरेटिव और परसेप्शन की दिशा में चलते चले जा रहे हैं कि असल में तो खेल वहां पर अब शुरू हो गया है। उन्हें डर लगने लगा है कि अगर शहर दर शहर इस तरीके से उनके कामों को लेकर या ना काम किए गए उसको लेकर सवाल उठने लगेगा तब क्या होगा? इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये खुद ब खुद चीजें हैं क्योंकि आप चीजों को क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं। और एक तमाशा दिल्ली ने देख लिया, एक परिस्थिति जयपुर में देख ली गई। देख लीजिए आप भी जयपुर की ये तस्वीर।
गाड़ियों के साथ छोड़ जवाब दो। तो क्या सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने अपनी इनफॉर्मल सेना को उतार दिया है, जो जयपुर में हुआ? और दूसरी तरफ इतनी डरी और सहमी हुई है कि दिल्ली के भीतर वो समझ ही नहीं पाई कि वो कोई निर्णय ले या ना ले। किसी एक निर्णय को लेने में अगर इतना वक्त लग रहा है तो उस निर्णय का असर किस किस पर होगा, हर कोई इसमें डरा और सहमा हुआ है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच की हकीकत जो उसको अभी भी सरकार देख समझ नहीं पा रही है, और अब वो चाहे होम मिनिस्ट्री हो चाहे पीएमओ हो, इस हकीकत को वो जानने लगे हैं कि मसला पॉलिटिक्स का कतई नहीं है, यह इस देश का प्योर सेंटिमेंट है। लड़के पिट रहे हैं फिर भी वो आ रहे हैं, पिटने के बाद वो चेतावनी और चुनौती दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर हो या फिर मंत्री हो, कह रहे हैं इनका इस्तीफा लीजिए अन्यथा हम खड़े हो जाएंगे। और जब हम खड़े हो जाएंगे तो इसके मतलब मायने, जब जनजी खड़ा हो रहा है, जन अल्फा खड़ा हो रहा है, तो इसके मतलब मायने बहुत साफ होंगे। परिवार के परिवार और शहर के शहर आपके खिलाफ जाएंगे। क्या इस स्थिति का असल सच अब उस कुर्सी तक आकर पहुंच चुका है जिसे लग रहा है कोई अनहोनी होगी, कोई जादू होगा? शायद, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को उसी जादुई तरीके से इस देश के भीतर गवर्नेंस चलाने के तौर तरीकों में रखा है। लेकिन पहली बार इसका एहसास नौकरशाही को हो चला है, पुलिस को भी हो चला है। इसका एहसास अदालतों के भीतर भी होने लगा है। वो जानने समझने लगे हैं कि दरअसल बात कहकर बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अदालत के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा हमारे पास तमाम विजुअल्स हैं, तमाम वीडियोस हैं, जिसमें इन बातों का खुले तौर पर जिक्र है, नजर आता है कि किस तरीके से जंतर मंतर पर कौन कौन पुलिस वाला निशाने पर वहां पर छात्र छात्राओं को ले रहा था। और धीरे धीरे बात, चूंकि अंदाज सरकार और सत्ता चलाने का वही है कि हम निर्देश देंगे, आप टूट पड़िए, इसीलिए जयपुर में इनफॉर्मल सेना हो और यहां पर कोई निर्णय ना ले पाने की परिस्थितियां हो, यह उस ढहती हुई व्यवस्था का एक ऐसा प्रतीक है जिसमें पहली बार सवाल इस देश के इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उठा है। क्या कल्पना भी की जा सकती है कि किसी जगह पर अगर सरकार कह रही है कि यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, और उसके बाद जिसको दायरे में लेकर कह रही है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रही है कि छात्रों का जमावड़ा, उनका पैदल मार्च करना और जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ वो गैर कानूनी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एफआईआर दर्ज करनी पड़ रही है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में आप लोगों के हकों को छीन रहे हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं, और कानूनी तौर पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ टकराव है या पूरा सिस्टम ढहता हुआ इस दौर में नजर आने लगा है, जिसमें चेहरा कौन है, मुखौटा कौन है, लगाम किसके हाथ में है, कोई नहीं जानता है। और यह रुकेगा नहीं, यह ठहरेगा नहीं। शायद इसीलिए उल्टी गिनती पहले होम मिनिस्टर की होगी या वो कुर्सी प्राइम मिनिस्टर की आ जाएगी। उस दायरे में यह सवाल कांग्रेस या सीजीपी के भीतर से कहीं ज्यादा बीजेपी के भीतर है, संघ परिवार के भीतर है, इस देश के कॉरपोरेट के भीतर है, इस देश के भीतर बीते 12 वर्षों से जिन्होंने भी
उन चेहरों पर सब कुछ झोंक दिया और उसकी एवज में बहुत कुछ पा लिया। अब सबको लगने लगा है हर कोई निशाने पर आएगा, कटघरे में खड़ा होगा, सामने इस देश की जनता ही आकर खड़ी हो जाएगी, तब वो क्या करेंगे। पुलिस को एफआईआर दर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 2000 से ज्यादा एफआईआर असामाजिक तत्वों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसकी जानकारी भी दिल्ली पुलिस ने या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। लेकिन एक अदद एफआईआर ऐसी नहीं है जिसमें कोई पुलिसकर्मी जिस तरीके से वहां पर जनजी के साथ बिहेव कर रहा है उसको लेकर एक लाइन भी लिखी गई हो, नहीं है दर्ज। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त की उस सिस्टम को खत्म करते हुए दिखा रहे हैं और दिखाई दे रहा है। इसीलिए 7 घंटे के बाद सरकार झुकी, मैसेज ये नहीं है। मैसेज है 7 घंटे तक कौन सा मंथन हो रहा था कि 7 घंटे रुक जाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी बिछौना बिछाकर उसी धरती पर सोने को तैयार थे जिस धरती पर इस देश ने आजादी के बाद से संघर्ष को देखा है, शहीदी पाई है। शायद यह परसेप्शन सरकार के भीतर डराने लगा था और शायद यह स्थिति पहली बार इस देश के सामने इस रूप में आकर खड़ी है। निर्णय लेना होगा। ये आर पार की स्थिति में यह देश जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।